हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद नीलम शर्मा। आज मैं आपको 6 सेमेस्टर की पोल साइंस का, जिस पोल साइंस का नाम है अंडरस्टैंडिंग ग्लोबलाइजेशन, उसका सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रही हूँ, जिसका नाम है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का अर्थ, उसके वाद विवाद, वैश्वीकरण का परिचय। आज हम इसमें सब कुछ करेंगे, इसकी सहमति और इसकी असहमति के मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे वैश्वीकरण शब्द का परिचय। वैश्वीकरण क्या है? छोटे से शब्दों में यदि मैं आपको बताना चाहूँ तो वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वस्तु, सेवा, श्रम और पूंजी का एक देश से दूसरे देश में आदान प्रदान किया जाता है। और यह प्रक्रिया कब शुरू हुई, मैं आपको बता देती हूँ। यह प्रक्रिया 90 के दशक में शुरू हुई। अब आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि आपकी बुक का नाम ही अंडरस्टैंडिंग ग्लोबलाइजेशन है, तो इसके बारे में आपको विस्तार से पता होना चाहिए, क्योंकि यही ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत ही ईजी है और आपको हर एक क्वेश्चन के साथ ये अटैच मिलेगा। तो सबसे पहले हमें इसका परिचय देना है। परिचय जैसे कि मैंने अपने हाथों से नोट्स बनाए हैं और इस नोट्स को आप देख भी सकते हैं, आप इनको कॉपी भी कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में दे रखे और बिल्कुल आसानी से समझ में आने वाले। जैसे कि 90 के दशक से लेकर 21वीं सदी के दूसरे दशक तक वैश्वीकरण ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। 90 के दशक के बाद और 21वीं सदी तक यह वैश्वीकरण की प्रक्रिया लगातार बढ़ती चली जा रही है और इसका प्रभाव राजनीति पर, समाज पर, तकनीक पर, अर्थव्यवस्था पर, संस्कृति पर, सभी पर बढ़ता जा रहा है भाई। और वैश्वीकरण के कारण ही विश्व है वो एकजुट होता चला जा रहा है। परिचय देने के बाद अब हम इसका अर्थ करेंगे। वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? साधारण से शब्दों में मैंने आपको बता दिया था, वस्तु, सेवा, श्रम और पूंजी का एक देश से दूसरे देश में आदान प्रदान करना वैश्वीकरण कहलाता है। वैश्वीकरण शब्द को अंग्रेजी भाषा में ग्लोबलाइजेशन या फिर जगतीकरण या फिर भूमंडलीकरण आदि नामों से भी जाना जाता है। और इसको छोटे से शब्दों में यदि मैं आपको समझाना चाहूँ तो इसको प्रवाह के नाम से भी जाना जाता है। प्रवाह एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें सभी चीजों का प्रवाह, श्रम का, पूंजी का, लेबर का, वस्तु का, सबका प्रवाह किया जा रहा है। तो ये छोटे से शब्दों में प्रवाह करना भूमंडलीकरण, जगतीकरण या फिर ग्लोबलाइजेशन आदि नामों से जाना गया है। इसके बाद हम एक परिभाषा करेंगे, वैश्वीकरण की परिभाषा। वैश्वीकरण की प्रक्रिया परिभाषा के लिए वैश्वीकरण की प्रक्रिया को समझना बहुत जरूरी है। वेलिस और स्मिथ ने इसके बारे में कहा है। वैसे तो बहुत सारे विद्वानों ने अपने अपने तर्क दिए हैं, लेकिन आपको एक परिभाषा दे देनी चाहिए। वेलिस और स्मिथ के शब्दों में वैश्वीकरण की प्रक्रिया के द्वारा सामाजिक संबंध मजबूत हो गए हैं, दूरियां खत्म हो गई हैं, सीमाएं खत्म हो गए हैं और लोग एकजुट होकर एक साथ रहने लग गए हैं। इसके बाद हम वैश्वीकरण का इतिहास करेंगे। इतिहास के 3 फ्लो चार्ट बनाएंगे। इतिहास का पहले प्राचीन काल, फिर मध्यकाल और फिर आधुनिक काल। जैसे कि मैंने आपको बताया था, वैश्वीकरण के इतिहास को 3 कालों में बांटा गया, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। प्राचीन काल में कुछ विद्वानों का मत है कि वैश्वीकरण प्राचीन काल से मौजूद है, इसका स्वरूप बदला हुआ था। प्राचीन काल में राजा, महाराजा, साधु लोग धन, ज्ञान और नए नए शिक्षा की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जो यात्राएं करते थे उसे वैश्वीकरण कहा जाता था। उसके बाद मध्यकाल आया। मध्यकाल में चंगेज खान जैसे शासक, तैमूर जैसे शासक थे। ये अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए इन्होंने दूसरे देशों के जो संबंध बनाए वो वैश्वीकरण कहा गया। और वर्तमान में तो आपको पता ही है, आज का विश्व है वो आधुनिक विश्व हो गया है और हर एक के सामने कुछ नई समस्याएं, कुछ नए ऑप्शन खड़े हो गए हैं, जिसके लिए वो एक देश से दूसरे देश में जाके व्यापार करते हैं, वस्तु बेचते हैं, श्रम करते हैं। तो वो प्रक्रिया वैश्वीकरण कहलाती है। अब हम करेंगे वैश्वीकरण के कारण कौन से हैं। वैसे तो वैश्वीकरण के कारण को आप 2 भागों में बांट सकते हो, जैसे संचार के साधन और टेक्नोलॉजी। वैश्वीकरण के कारणों को 2 भागों में बांटा, लेकिन आपको इजी उसमें बताती हूँ मैं। तो औद्योगिकरण, तकनीकी, यातायात के साधन और संचार के माध्यम, इसने भी वैश्वीकरण को काफी प्रभावित करा है। वैश्वीकरण के अब बहुत सारे लोग पक्ष में भी हैं और बहुत सारे विपक्ष में भी हैं। अगर आप अपनी बुक में से पढ़ते हो तो बुक में से पढ़ते समय आपको बड़ी डिफिकल्टी हो रही है उसकी लैंग्वेज को समझने के लिए, लेकिन मैं बिल्कुल इजी वे में समझा देती हूँ कि वैश्वीकरण को लेकर असहमति या विरोध का कारण क्या है। पहला कारण है बहुराष्ट्रीय कंपनियों का विरोध हो रहा है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां, जैसे कि आपको पता ही है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां आ जाती हैं और भारत जैसे देश में रहती हैं या फिर विकासशील देश में रहकर अपने हिसाब से उस देश के रूल रेगुलेशन बनवाती हैं। फिर अमीर गरीब के बीच की दूरी बढ़ती जा रही है, या फिर विरोधी जन आंदोलन चलाए जा रहे हैं, या फिर प्रतिभा का पलायन होता जा रहा है, विश्व सामाजिक मंच उभर कर सामने आ रहा है और नव उपनिवेशवाद का विकास हो रहा है।
इसलिए बहुत सारे लोग वैश्वीकरण का विरोध कर रहे हैं। अब इनको आप अपने शब्दों में भी एक्सप्लेन कर सकते हो। जैसे प्रतिभा पलायन कैसे हो गया, जैसे बहुत सारे लोग हैं वो टैलेंटेड होते हुए भी बाहर चले जाते हैं और विकसित देशों का विकास करना शुरू कर देते हैं और हमारे जैसे देश हैं वो पीछे रह जाते हैं। विश्व सामाजिक मंच है, ये भी विश्व सामाजिक मंच भी वैश्वीकरण का बड़े जोरों से विरोध कर रहा है, क्योंकि इनका मानना ये है कि अगर वैश्वीकरण ऐसे फैलता रहा तो फिर कोई भी देश है वो अपनी संस्कृति को तो भूल जाएगा और विश्व अन्य देशों की संस्कृति वो अपनाना शुरू कर देगा। अमीर गरीब के बीच की दूरी बढ़ती जा रही है, ये तो आपको पता ही है। वैश्वीकरण एक विकल्प के रूप में आ गया है भाई। वैश्वीकरण एक विकल्प के रूप में कैसे आ रहा है कि हम ये नहीं है कि हम वैश्वीकरण की सारी कमियां ही कमियां ढूंढ देंगे, हमें वैश्वीकरण के कुछ अच्छे पहलुओं को भी देखना चाहिए। इससे अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है, ये मैं तुम्हें अपने वाले पॉइंट बता रही हूँ। इससे अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है, शिक्षा का स्तर बढ़ा है, रोजगार में वृद्धि हुई है, शांति और सुरक्षा में आपसी सहमति और मेल मिलाप बढ़ा है और विभिन्न संस्कृतियों का ज्ञान होना हमें शुरू हो गया है। इसलिए वैश्वीकरण एक तीव्र प्रक्रिया बनती चली जा रही है, जैसे कि मैंने इसमें एक्सप्लेन भी करवा रखा है। पूंजी और निवेश को बढ़ावा दिया जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय निगमों को बढ़ावा दिया जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहुंच होने लग गई है, अनुमान व्यवस्था नियंत्रित होती जा रही है। और उसके बाद हम लास्ट में निष्कर्ष करेंगे। निष्कर्ष बिल्कुल ईजी है और आपको देना भी चाहिए जरूर निष्कर्ष, कि उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि वैश्वीकरण सदैव से चलता चला आ रहा है। आप इसको अपनी मर्जी से भी बना सकते हो कि इसके लाभ हैं या फिर इसकी हानियां हैं। हमें इसका एक ही पक्ष नहीं देखना है, हमें इसके दोनों पक्ष देखने हैं और दोनों पक्ष यही बताते हैं कि जहाँ कोई चीज़ फायदेमंद होती है और ज़रूरत से ज़्यादा उसका इस्तेमाल किया जाता है तो फिर वो नुकसानदायक भी हो जाती है। इसलिए आपके बिल्कुल सिंपल शब्दों में दे रखा है मैंने ये, और थोड़ी इसमें बुक की लैंग्वेज भी है, तो ये सोल की बुक से भी लिया गया है और थोड़ा सा अपने शब्दों में भी है, तो आप इसको देख सकते हैं और इसको तैयार कर सकते हैं। ये क्वेश्चन 100% आएगा। थैंक यू।